जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं एमपी टेट वर्ग 3 के लिए हिंदी की क्लासेस, और जिसमें हम आपको व्याकरण से संबंधित अभी जो है चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। और हमने अभी सबसे पहले व्याकरण में हमने आपको उसका परिचय दिया था, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन आपको समझाए थे। फिर उसके बाद हमने व्याकरण में शब्द देखे, शब्द के ऊपर हमने क्लास बनाई। और अब हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि आज हमारा नया टॉपिक क्या है, वाक्य। हम व्याकरण में आज क्या पढ़ेंगे, वाक्य टॉपिक पढ़ेंगे। और ये हमारे हिंदी की 5वें नंबर की क्लास है, इससे पहले हमने 4 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने वो 4 क्लासेस देखी नहीं है तो आप ज़रूर उन क्लासेस को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि उन क्लासों में आपको पूरा हमने कंटेंट दिया है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उन क्लासों को देखकर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो क्लासेस हमारी हैं, ये हिंदी की क्लासेस थ्योरिकल क्लासेस हैं। फिर हम जो हमारा व्याकरण वाला एक जो चैप्टर पूरा है वो जब समाप्त हो जाएगा तो हम व्याकरण से संबंधित इसके एमसीक्यूज़ लेंगे, समथिंग 50+ एमसीक्यूज़ बनाएंगे, जिससे कि आपका जो पूरा आपने सिलेबस आपने जो पूरा चैप्टर समझा है, उस चैप्टर में से आपको कितना याद रह रहा है, कितना बन रहा है, तो उसका टेस्ट रखा जाएगा। तो आप हमारी जो डेली क्लासेस चल रही हैं, आप प्रॉपर डेली क्लासेस देखिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि एक भी क्लास अगर आप मिस करेंगे तो आपके हो सकता है आपके 1-2 क्वेश्चन जो रहे वो पेपर में भी मिस हो सकते हैं उस और टॉपिक से। तो आप रोज़ की क्लास ज़रूर देखिए। और डेली क्लासेस चलती हैं हमारी एमपी टेट के लिए, तो आप कहीं मत जाइए। रोज़ शाम को 7:30 बजे हमारे चैनल पे आपको रोज़ क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर प्रॉपर इन क्लासों को देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम रोज़ क्लास ख़त्म होने के बाद इस क्लास की पीडीएफ हम कहाँ दे देते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो आप वहाँ से हमारे रोज़ की जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो हम रोज़ पढ़ा रहे हैं आप उसके नोट्स बनाएं, ना कि पीडीएफ से लें, क्योंकि नोट्स आप जो बनाएंगे तो हम एक्स्ट्रा जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स के थ्रू। चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार हमारी क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया होगा। और अगर कोई मैम, सर या फिर स्टूडेंट जो कि हमारी चैनल से न्यू जुड़ा है, आज ही जुड़ा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ की क्लास का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो रोज़ क्लासेस डल रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्लास को लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो हमने आपको, चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो सबसे पहले हमने व्याकरण में क्या देख लिया है, अक्षर और ध्वनि पढ़ा था हमने फर्स्ट, ठीक है। और अक्षर ध्वनि पढ़ा। फिर उसके बाद हमने वर्ण पढ़े हैं, वर्ण चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। वर्ण में हमने क्या क्या पढ़ा, तो स्वर पढ़ा, स्वर पूरे स्वर पढ़े हैं। और व्यंजन जो है हमने सारे व्यंजन से संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद हमने शब्द टॉपिक किया है, ठीक है। हमारा शब्द टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। हमने शब्द क्या किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार, शब्द का वर्गीकरण, हर एक मतलब जो शब्द में टॉपिक बनता है हमने वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ण में जो टॉपिक बने हैं वो भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अक्षर और ध्वनि भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। क्या है हमारा आज का टॉपिक, तो आज हम पढ़ेंगे
हमारा न्यू टॉपिक वाक्य। तो आज से अगर हमारे से कोई भी मैम सर हमसे जुड़ रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक ही न्यू है, तो उनको पूरी क्लास समझ आएगी। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अक्षर क्या होता है तो या ध्वनि किसको कहते हैं? जो भाषा का मौखिक रूप होता है उसे अक्षर या ध्वनि कहते हैं। फिर वर्ण क्या होता है? जब अक्षर या ध्वनि को हम लिखते हैं, लिखित स्वरूप में बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अच्छा, वर्ण में भी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। फिर शब्द क्या होता है? तो जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये जो शब्द है, शब्दों से मिलकर या शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक एक क्या इकाई बन जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वाक्य बोल देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाक्य है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक का नाम है वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? तो वाक्य एक क्या है? शब्दों का या पदों का, शब्द को ही पद कहते हैं। जब वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं तो शब्द ना कह के उनको पद कहा जाता है। तो जब वाक्य में पदों का एक व्यवस्थित समूह हो और जिससे कि पूर्ण अर्थ देने वाली क्या हो, उसमें शक्ति हो, मतलब पूरा अर्थ दे रहा हो, वो पूरा एक जो पदों का समूह है वो एक प्रॉपर मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उस सब को हम क्या बोल देते हैं? वाक्य बोलते हैं। अगर बोला जाए तो जो शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो जब किसी शब्द समूह से पूरी बात की समझ आ जाए, मतलब कि जब कोई शब्द का एक ऐसा समूह हो जिससे कि हमें पूरी जो बात कही जा रही है उस पूरे शब्द समूह के द्वारा वो हमको अगर पूरी तरह समझ आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो क्या बोला हमने कि जब किसी शब्द समूह से पूरी बात का पता लग जाए या पूरी बात समझ आ जाए हम उसको वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में जैसे कि एक उदाहरण है कि जैसे भारत ने इंग्लैंड से क्रिकेट मैच जीता। अब देखिए इसमें है ना, इस शब्द समूह में हमें पूरी बात समझ आ रही है कि भारत एक देश है और इंग्लैंड भी एक देश है और भारत ने इंग्लैंड से एक क्रिकेट मैच जीत लिया है। तो उसको हमें मतलब कि क्लियर हो रहा है कि कौन से देश ने किस देश से क्या किया है, क्रिकेट मैच जीता है। तो इसी तरीके से जो सार्थक अर्थ देता है, जो शब्द का समूह सार्थक अर्थ दे रहा हो उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा क्या है कि कुछ शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, क्या कुछ शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, शब्द के प्लेस में हम किसको? पदों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ शब्द या फिर पदों का ऐसा समूह, व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट होता हो उसी को हम क्या कह देते हैं? वाक्य कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर हम देखें शब्दों में तो वाक्य क्या होगा? तो शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई, जो शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को हम क्या कह देते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य कैसे होता है? वो बोल रहे हैं सार्थक मेल से, है ना। सार्थक मीन्स होता है किसी चीज़ का अर्थ होना चाहिए, है ना, निरर्थक नहीं होता है, सार्थक होना चाहिए, मतलब वो उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा कि एक हमारे पास सेंटेंस है हाथी दौड़ता है, ठीक है, और एक सेंटेंस है हाथी उड़ता है। तो जैसा कि हमें पता है हाथी उड़ता नहीं है क्योंकि उसके पंख नहीं होते हैं, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें हमें मतलब कि निरर्थक शब्द दिख रहा है। कौन सा? तो एक उड़ता हुआ, क्योंकि हाथी उड़ता नहीं है, दौड़ता है, चलता है। तो इस तरीके से ही, और जबकि ऊपर वाले में क्या लिखा है? हाथी दौड़ता है। तो इसमें जो पूरा क्रिया हुआ, करता हुआ
हुआ जो भी अन्य शब्द हैं वो प्रॉपर जमे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से हों और उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वाक्य की परिभाषा क्या है। अब जैसे कि वाक्य में जिसे हम और देखते हैं आगे कि वाक्य के अनिवार्य तत्व और गुण कौन से होते हैं। तो वाक्य के अनिवार्य, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप क्लास को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी, ठीक। अब देख लेते हैं हम वाक्य के अनिवार्य तत्व या गुण क्या होते हैं। तो अनिवार्य तत्व या गुण क्या है, तो मतलब इस जैसे कि कोई वाक्य बन रहा है तो उसमें उसके तत्व क्या क्या होंगे, मतलब कि किस तरीके से वाक्य को प्रॉपर बनाया जा सकता है, तो ये सारे उसके गुण भी आ जाता है, उसी के अंदर इसके तत्व भी आ जाते हैं कि किस किस चीज़ से मिलकर बना होना चाहिए वाक्य, तभी वो प्रॉपर वाक्य कहलाएगा। या फिर कोई अगर आप वाक्य बना रहे हैं, किसी शब्द समूह को जोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना, तब वो जाके वाक्य कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वाक्य के गुण या फिर तत्व कहलाते हैं। तो उसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि वाक्य के अनिवार्य तत्व या गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि वाक्य के जो तत्व हैं वो कितने होते हैं, 6 तत्व होते हैं। मतलब कि 6 तत्वों से मिलकर क्या होता है, वाक्य बना होता है। तो पहला तत्व कौन सा है, सार्थकता। मतलब कि जो आप वाक्य बना रहे हैं तो पूरा एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे हमने पिछला देखा कि हाथी दौड़ता है या हाथी उड़ता है, तो ये हाथी उड़ता है जो लिख रहे हैं, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। जबकि हाथी दौड़ता है उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से वो बोल रहा है कि वाक्य में क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। दूसरी, योग्यता होनी चाहिए वाक्य में। अगर जैसे कि योग्यता से मतलब अगर उसकी, है ना, क्या कहते हैं, शब्द हैं और अगर कोई मीनिंग निकल रहा है, तो मीनिंग भी जो निकल रहा है तो उसको, है ना, जो मीनिंग है उस पूरे सेंटेंस से रिलेट होके ही मीनिंग निकलना चाहिए, है ना, अलग नहीं जाना चाहिए। तो योग्यता ये होनी चाहिए। फिर अगला अगर हम देखें कि आकांक्षा, अगला तत्व कौन सा है, आकांक्षा। अभी हम पहले आपको शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आकांक्षा क्या है, आकांक्षा होती है जैसे कि कोई कमी, मतलब कि कोई हम वाक्य लिख रहे हैं और अगर किसी, मतलब कि कोई भी, जैसे पूरा वाक्य प्रॉपर लिख रहे हैं, अगर एक आध शब्द की उसमें कमी आ जाती है तो वो वाक्य पूरा नहीं होता है और हमें, है ना, क्या होता है, अधूरा सा कुछ पता चलता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है कि हम इसको पूरा जानें, तो वही क्या है, आकांक्षा के अंतर्गत आएगा। फिर क्या होना चाहिए, निकटता। निकटता में जैसे कि वाक्य के में जितने भी आप मतलब कि जो वाक्य में आप जितने भी पद या फिर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें निकटता मतलब ठहराव वगैरह विराम चिन्ह का उपयोग किया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो जैसे कि पदक्रम। पदक्रम क्या होना चाहिए, अगला तत्व कौन सा होना चाहिए, पदक्रम। आप जो भी शब्द वाक्य बना रहे हैं तो उसमें आप जो भी शब्दों के या फिर पदों के क्रम हैं वो सही लगे होने चाहिए। आगे पीछे होंगे तो आपका सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन पाएगा, है ना। अगर जैसे कि कोई भी, जैसे पद है कि अपन लिख देते हैं उड़ती है पतंग, है ना, या फिर है पतंग उड़ती, ये लिखेंगे तो प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं बन पाएगा। जबकि अपन लिखते हैं पतंग उड़ती है, तो ये एक प्रॉपर जा रहा है, पूरे शब्द जो है प्रॉपर जमे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं पदक्रम, है ना। तो पदक्रम की भी हमको क्या रखनी चाहिए, वाक्य बनाते समय ध्यान रखना है। फिर ये क्या होता है लास्ट, अन्वय। तो अन्वय मीन्स होता है कि जो भी आप मतलब कि वाक्य बना रहे हैं तो उसमें, है ना, क्या कहते हैं, आप क्रिया कर्ता वगैरह इनको प्रॉपर जमाएं, है ना। अगर जैसे लड़का के साथ अगर लड़की का कोई जैसे कि बोलता है या बोलती है या गाता है, जैसे कि कोई सचिन गाती है, तो हम ये सही नहीं होगा। तो अगर हम कर्ता कर्म क्रिया लिंग के अनुसार जमाएंगे
तो वो क्या होता है, एक प्रॉपर वाक्य बन जाता है। तो ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, अन्वय के अंतर्गत। तो अभी हमने देखा कि वाक्य के कितने गुण या तत्व हैं, तो वाक्य के 6 गुण या फिर 6 तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से गुण या तत्व होते हैं, तो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये सारे क्या कहलाते हैं, वाक्य के गुण या फिर तत्व कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि सार्थकता क्या होती है, योग्यता क्या होती है, आकांक्षा क्या होती है, निकटता क्या होती है, पदक्रम क्या होता है और अन्वय क्या होता है ना। अब हम इसको प्रॉपर पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सार्थकता। सार्थकता क्या होती है, तो जैसे कि सार्थकता में अगर हम देखें तो हर वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हर एक वाक्य है उसमें क्या होना चाहिए, सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये सभी वाक्य में सार्थक मतलब कि इसलिए सभी इसमें क्या होती है, वाक्यों में सार्थकता पाई जाती है। जैसे कि हम बोले कि अगर कोई वाक्य बना रहे हैं, अगर वो सार्थक हो, और कई बार निरर्थक शब्द भी हम प्रयोग कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या मतलब वाक्य नहीं बोलेंगे जिसमें निरर्थक शब्द हों। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो उसका एक मीनिंग निकले, सार्थक अर्थ निकले। तो ऐसे मतलब कि ऐसी वाक्य को हम क्या बोल देंगे कि हाँ, इस वाक्य में क्या है, सार्थकता है। क्या है, इस वाक्य में सार्थकता है। अब जैसे कि हम एक वाक्य बनाते हैं कि जैसे कि लिखा है हमने अरे भाई, है ना, ये अरे भाई का मतलब निकल रहा है, ठीक है। हमने बोला खाना बना लो, तो इसका भी मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी जैसे कि साथ में बोलते, जैसे बोला हमने कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा तो समझ आता है, लत्ता क्या होता है, तो ये कौन से वर्ड आ गए, निरर्थक शब्द आ गए। मतलब कि इसका उपयोग करना जरूरी नहीं है ना, लेकिन हम बोलचाल में क्या होते हैं, साथ में बोल देते हैं। तो जैसे कपड़ा लत्ता, तो लत्ता कोई होता ही नहीं, कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता, है ना। उसी तरीके से जैसे हम पानी बोलते हैं तो उसके साथ वानी बोल देते हैं, जबकि वानी कुछ होता ही नहीं, पानी, वानी, चाय, वाय। तो ये एक मतलब कि ये कैसे होते हैं, निरर्थक शब्द का उपयोग कर लेते हैं, जबकि इनका उपयोग नहीं करते हैं, है ना। जैसे अरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, खाना बना लो, तो ये क्या दे रहे हैं, एक सार्थकता वाला मीनिंग दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम दूसरा क्या है। तो ये पहला गुण था, है ना, कौन सा था, सार्थकता होनी चाहिए। दूसरा गुण है योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में जैसे कि हर वाक्य के प्रसंग के अनुसार योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस तरीके का आप सेंटेंस बना रहे हैं वो उसी तरीके का क्या दे, आपको अर्थ भी दे। ये सारी आपके वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, है ना। इसलिए वाक्यों को एक तत्व योग्यता भी मानते हैं। अब जैसे कि शब्दों में सार्थकता होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रसंग भी होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने लिखा कि मैं अपनी, एक मिनट, है ना, जैसे कि अपनी नहीं, अपन इसको पानी कर देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए। जैसे हमने लिखा पानी, ठीक है। अब लिखा है जैसे कि मैं पानी खाता हूँ। अब ये बताइए, पानी हम खाते नहीं हैं, हम पानी क्या करते हैं, पीते हैं। तो अब आपने एक सेंटेंस लिखा, तो अब इसकी मतलब कि इसके क्या है, इसमें सार्थकता तो है, ठीक है, कि अर्थ कुछ निकल रहा है, लेकिन सार्थकता के साथ साथ इसमें प्रसंग नहीं है, क्योंकि पानी हम क्या होते हैं, पीते हैं, जबकि आप इसमें क्या लिखा है, खाते हैं। तो आपका अर्थ तो निकाल रहा है, लेकिन अर्थ कैसा निकाल रहा है, प्रसंग के साथ नहीं निकाल रहा है। मतलब जो बात आप कहना चाहते हैं वो इसमें नहीं है। तो इसलिए ऐसे शब्द मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए हमें वाक्यों में, जिसके साथ क्या होता है कि अर्थ भी निकले और उसका जिस सेंस में आप किसी से कुछ बात करना चाह रहे हैं उस सेंस में उसका अर्थ भी निकले। तो यही क्या कहलाती है, वाक्य की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है, वाक्य की योग्यता। जैसे कि इसमें लिखा है मैं पानी पीता हूँ, तो इसका सेंस जो आप कहना चाह रहे हैं वही निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वाक्य की योग्यता कहलाती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट तत्व क्या है, यह गुण क्या है। अब है अगला आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है, तो आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। क्या होती है, इच्छा इसका अर्थ होता है। अर्थात वाक्य में अपने आप में ही पूरा होना चाहिए। वाक्य क्या होता है, अपने आप में पूरा होना चाहिए। अगर किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं मतलब हमें प्रयोग करना किसी भी शब्द का मतलब उस वाक्य में नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयोग नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आपका वाक्य कैसा लगेगा, आपको अधूरा सा लगेगा। और दूसरे व्यक्ति से भी आप अगर इस वाक्य को बोलेंगे तो वो भी उसको समझने में भी आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं उससे उन भावनाओं को समझने में भी उसको क्या होगी, सामने वाले को दिक्कत होगी। तो ऐसे ही क्या हो कि आप आकांक्षा से मतलब है कि आपके वाक्य में आप जो भी कहना चाह रहे हैं तो सभी जो सार्थक शब्द हैं उन सभी का आप प्रयोग करें, किसी भी शब्द को नहीं छोड़ें। क्योंकि अगर आप किसी शब्द को छोड़ते हैं तो आपकी बात क्या होती है, अधूरी सी लगती है, तो वो वाक्य जो है वो पूरा नहीं कहलाता है। जैसे वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, है ना। किसी भी बोलें तो किसी भी शब्द की उसमें क्या होनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे आपने एक वाक्य लिखा कि लड़के खुदाई हैं। अब जैसे कि देखिए एक वाक्य लिखते हैं लड़के खुदाई हैं। अब अगर आप इसको सुने, अगर कोई इसे आप बोले तो उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं अपन, है ना। क्या है ये लड़के खुदाई हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये क्या कहना चाह रहा है। जबकि हम दूसरे सेंटेंस में वही लिखते हैं कि लड़के खुदाई कर रहे हैं। अब इससे पता चल रहा है कि आप मतलब कि जो लड़के हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है, आपका सेंस निकल रहा है। मतलब कि आपने है ना यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रहे हैं, जो दो शब्द हैं कर रहे, इनको छोड़ दिया, है ना। अब ये दो शब्द का प्रयोग नहीं करा, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके वाक्य जो है वो अधूरे से लग रहा है। तो यही बोलता है आकांक्षा तत्व कि आपका जो वाक्य है वो कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसमें किसी भी शब्द की कमी नहीं होना चाहिए। अगर कमी होती है तो आपका वो जो वाक्य है वो कैसा कहलाएगा, अधूरा कहलाएगा। और आप जो किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से प्रॉपर उसको समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रामदेव बाबा कहते हैं, अब इतना ही कह के छोड़ देते हैं हम, तो आप उससे क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे कि क्या कहते हैं। फिर आपके मन में इच्छा होगी कि आखिर इसके आगे क्या था, क्या कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ मैं पूरा बोलूं कि रामदेव बाबा कहते हैं कि योगा करना चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर सेंटेंस मिल गया, आपको प्रॉपर समझ आ गया कि क्या कहना चाहते हैं ये अपने वाक्य में। तो यही चीज़ अगर मैं इसमें ही कुछ जैसे कि रामदेव बाबा कहते हैं कि बस इतना कह के छोड़ दूँ और आगे के शब्द ना लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो आपको तीसरा जो तत्व है आकांक्षा वो समझ आया होगा, ठीक है। और आप इसके नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट तत्व क्या है, निकटता। क्या है, निकटता। अब जैसे कि निकटता से मतलब क्या है कि वाक्य में लिखते या फिर पढ़ते समय वाक्य में निकटता होना आवश्यक होता है। अगर किसी वाक्य को हम पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, वाक्य में निकटता होनी चाहिए। जिसमें इसमें लिखते समय मतलब क्या होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं, आपके द्वारा जो वाक्य लिखा जा रहा है वो पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए उसे शब्दों का या पदों के निकट होना आवश्यक होता है। लिखते समय हमें ये बात ध्यान में रखना है कि कहाँ पर ठहराव है, कहाँ पर क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि अपन एक सेंटेंस होता है कि रुको मत, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ रुको मत जाने दो, है ना। अब देखिए एक वर्ड बोला मैंने, कहाँ पर रुके, मत पर, है ना। रुको मत, फिर बोला मैंने जाने दो, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब रोको मत जाने दो। अब देखिए रोको मत मतलब कि हम किसी से ये बोल रहे हैं कि इसको मत रोको, इसको जाने दो। अगर यहीं पर अगर मैं है ना विराम चिन्ह कहाँ पर लगा दूँ, जैसे कि मैं लिखूँ रोको,
मत जाने दो। अगर रोको के बाद लगाया तो मतलब ये है कि इसको यहीं रोको, इसको मत जाने दो। और अगर मैंने देखिए एक कहाँ पर लगा रहा है, जैसे कि मैंने बोला रोको और यहाँ पर कोमा लगा के फिर मैंने बोला मत जाने दो। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला रोको मत जाने दो, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि इसको रोको, इसको अभी मत जाने दो। अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर रोको के बाद ना लगा के कहाँ पर लगा दूँ, तो मत के बाद लगा दूँ, तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, रोको मत जाने दो, मतलब इसको मत रोको, इसको तो जाने दो, है ना। तो आप निकटता तद्भ क्या बोलता है कि आपके जो वाक्य हैं उनमें जो कहाँ पर ठहराव है, कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। यही क्या कहलाती है, निकटता कहलाती है ना। अब जैसे कि हम देखते हैं, जिसे लिखा है किशन लाल का बेटा बड़ा चालाक है ना। इसका मीनिंग निकल रहा है, किशन लाल का बेटा है और वो बहुत मतलब कि बहुत मतलब चालाक है, इस टाइप से, ठीक है ना। अब अगर देखें अगला तत्व देखते हैं। अब अगला तत्व क्या है, पदक्रम। पदक्रम में क्या है कि वाक्यों का एक निश्चित पद क्रम होना अनिवार्य है। आप किसी वाक्य को लिख रहे हैं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, तो उस पूरे वाक्य में जो शब्द आप प्रयोग करेंगे उन सभी शब्द या फिर पद का क्या होगा, क्रम निश्चित होगा। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो वाक्य को पढ़ने में क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है, वाक्य को समझने में मुश्किल होती है और हमें वाक्य कैसा लगता है, अधूरा सा लगता है ना। अब जैसे कि कोई वाक्य है, अगर वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पदों का या फिर शब्दों का निश्चित क्रम होना आवश्यक होता है ना। अब जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर एक शब्द हम लिखते हैं कि नाव में नदी है। अब देखिए अगर पद क्रम में हमने जैसे कि नाव पहले कर दिया और हमने नदी बाद में किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाव में नदी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नाव के अंदर नदी कैसे होगी। तो अगर देखिए आपका जो शब्द था उनका पद क्रम आपने क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो उसका जो अर्थ निकल रहा है वो आप किसी से बोलेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा। और आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है वो कैसा हो रहा है, अधूरा सा लग रहा है। और किसी जिससे भी आप ये वाक्य बोल रहे हैं उसको भी इस वाक्य को समझने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। अब वही चीज़ अगर आपने देखी दूसरे सेंटेंस में, हमने आपको बताया कि आपने सारे शब्दों को बढ़िया से निश्चित और व्यवस्थित जगह पे रखा है। तो नदी, जैसे सबसे पहले नदी आना चाहिए, नदी में नाव है, तो इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो आप अगर किसी से बोल रहे हैं नाव में नदी है, तो उससे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि नाव में नदी कैसे हो सकती है ना, तो उसको समझ। लेकिन वही चीज़ आपने नदी पहले रख के बोला कि नदी में नाव है ना, तो इससे पूरा प्रॉपर पता चल रहा है कि एक नदी है, उसके अंदर एक क्या है, नाव है। तो क्या होना चाहिए कि पदक्रम से मतलब कि आपके जो वाक्य बन रहा है उसमें जितने भी पद आप प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी शब्दों का, पदों का क्या क्रम क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। और आप हर एक शब्द को क्या कर रहेंगे, आप प्रॉपर रखना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपका सेंटेंस किसी को समझ आएगा और आपका वाक्य किसी को समझ आएगा। अब जैसे कि एक शब्द हम लिख दें, जैसे कि हम लिखें क्या कि जैसे कि पानी खाता हूँ मैं। अब बताइए, पानी खाता हूँ मैं, ये प्रॉपर लग रहा है या, चलिए एक और देख लेते हैं अपन, है ना। पानी खाता हूँ मैं, या फिर एक मिनट रुकिए आप, एक शब्द मतलब एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे कि पीता पानी हूँ मैं।
अब देखिए, आपने जो शब्द कहना चाह रहे थे वो सारे शब्द इसमें प्रयोग किए हैं। पीता पानी हूँ मैं, लेकिन क्या इसका सेंस निकल रहा है आपको? आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है वो अधूरा सा नहीं लग रहा है? समझ नहीं आ रहा है? पीता पानी हूँ मैं, है ना। अगर इसी चीज़ को आपने क्या करा, इसके पदक्रम को क्या करा था, आपने पदक्रम इसके सही से प्रयोग नहीं किए, है ना। आपको क्या करना है, जैसे पानी पहले रखना था लेकिन आपने क्या रख दिया, पीता। तो उससे आप जब बोलेंगे तो आपको बोलने में भी दिक्कत जाएगी, पीता पानी हूँ मैं, है ना। और सामने वाले जिससे आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ये वाक्य बोल रहे हैं, उसको भी क्या होगा, समझ नहीं आएगा। अगर इसी चीज़ को आप क्या करोगे, पहले रखेंगे, किसको, इसको पहले रखते हैं कि पानी, फिर इसको बाद में रखें, पीता हूँ, और इसको आप सबसे पहले रखें, मैं पानी पीता हूँ। अगर इसको आप क्या रखें, सबसे पहले रखें, है ना। तो अब देखिए, आप इसको बोलिए, मैं पानी पीता हूँ, तो कितना इजी पड़ रहा है, और सामने आपको भी समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो आपको कितने अच्छे समझ आ रहा है। अगर यही चीज़ मैं बोलती कि पीता हूँ पानी में, तो आप उस चीज़ को समझने में क्या होती, दिक्कत होती। तो यही क्या होता है, पदक्रम। पदक्रम मतलब जिस वाक्य में आप जिस वाक्य को बना रहे हैं उसमें जितने भी पद आप प्रयोग कर रहे हैं, सारे पद कैसे होने चाहिए, बिल्कुल निश्चित स्थान पर होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, और आखिरी तत्व क्या है, अन्वय। आखिरी तत्व क्या है हमारा, अन्वय। ठीक है, अब देखिए अन्वय क्या होता है। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अतः वाक्य में, जैसे कि मेल, इसका अर्थ क्या होता है, मेल। इसका अन्वय का अर्थ क्या होता है, मेल। अब जैसे कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना ही क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। अगर वो ठीक तरीके से मेल नहीं खाता है, मेल नहीं होता है उसमें, तो वो वाक्य पढ़ने योग्य नहीं रहता। क्या नहीं होता, वो वाक्य पढ़ने योग्य नहीं रहता, और वे वाक्य कैसा लगता है हमको, अधूरा सा लगता है। मतलब कि जब कोई वाक्य आप बना रहे हैं तो उसमें लिंग के हिसाब से वचन, कौन से वचन, बहुवचन में, एक वचन में, द्विवचन में, किस वचन में आप लिख रहे हैं, है ना। आप कौन सा लिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे महिला के लिए लिख रहे हैं या पुरुष के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये पुरुष में कौन सा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, इसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये सारी आदि क्रियाओं का आप ठीक ठीक से क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस में मेल करेंगे, और तभी वाक्य आपका क्या होगा, समझ आएगा। और आपने अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देके आपने जैसे कि लिखा कि गीता लिख रहा है, तो गीता लड़की है, और रहा है किसके लिए यूज़ होता है, लड़कों के लिए, या फिर जैसे कि पुल्लिंग के लिए। तो आप लड़की के साथ अगर पुल्लिंग लगाएंगे तो आपका क्या होगा, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मतलब कि खराब हो जाएगा, तो वो प्रॉपर आपका अर्थ नहीं देगा। तो अन्वय में यही बोलता है कि आपका जो वाक्य बना रहे हैं उसमें लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से ही आप अपनी क्रियाओं को ठीक ठीक तरीके से लिखें, और तभी आपका सेंटेंस क्या होगा, प्रॉपर अर्थ देगा। नहीं तो आपका जो वाक्य है वो कैसा लगेगा, अधूरा सा लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि लिखा है राहुल खेलती है। अब राहुल एक क्या है, तो राहुल एक पुल्लिंग है, लेकिन उसके साथ क्या लगाया आपने, खेलती। तो खेलती तो किसके साथ लगता है, तो स्त्रीलिंग के साथ लगता है। तो ये क्या हो गया आपका, जबकि वहाँ क्या लगना था, खेलता लगना था। तो इसके कारण आपकी ये जो आपने क्रिया लगाई है वो क्रिया क्या लगाई, सही नहीं लगाई, तो जिसके कारण से ये क्या हो गया, आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। वहीं अगर हम देखें सपना खेलता है, तो खेलता किसके साथ लगता, पुल्लिंग के साथ, लेकिन आपने सपना तो एक स्त्रीलिंग है तो आपने इसके साथ लगाया, तो ये जबकि इसमें क्या लगना था, खेलती। तो आपने ये देखी क्रिया इसमें भी गलत लगा दी, तो जिसके कारण क्या हो गया, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। तो आप इस चीज़ का याद रखें। जैसे हमने लिखा नेताजी के लड़का के हाथ में, है ना, कलम है। अब देखिए नेताजी के क्या होता है, नेताजी का लड़का होता है, ना कि नेताजी के। नेताजी बहुत सारे नहीं हैं, है ना, नेताजी एक हैं। तो नेताजी के लड़का के नहीं आएगा, नेताजी का लड़का के,
है ना, लड़का के। अब जैसे कि मैं लिख के बताऊँगी, देखिए अब इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, नेता जी के लड़का का हाथ माँ कलम है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सेंटेंस हमने लिखा। अब इसमें आप देखिए कि नेता क्या क्या रॉन्ग होगा, आप भी बताइए हमारे साथ साथ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो नेताजी के लड़का, नेताजी के लड़का नहीं होता, नेताजी का लड़का, क्योंकि नेताजी बहुत सारे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, का आना चाहिए था ना। तो नेताजी का लड़का, ठीक है, नेताजी का। अब लड़का के, लड़का का हाथ में नहीं, लड़का के हाथ में, है ना, तो किसके के आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाथ में, ना कि हाथ माँ, ठीक है, हाथ में क्या है, कलम है। तो आप देखिए आपने जो है ना क्रिया या फिर इसके जो भी कारक चिन्ह हैं, इन सब का आपने प्रॉपर प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण आपका सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप क्या करते हैं, सही जो है कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, वो प्रॉपर क्या होगा, पूरा सही दिखाई देगा, सही पढ़ने में समझ आएगा। ठीक है, तो आपका जो छठा तत्व था वो कौन सा था, तो आपका छठा तत्व था अन्वय, जो कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने ये जो 6 पढ़े हैं, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से पढ़े हैं हमने। पहला है सार्थकता, तो वाक्य में कैसी होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, है ना। और उसके बाद कोई भी शब्द मतलब व्यर्थ निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने देखा योग्यता, तो योग्यता में क्या है कि शब्दों के सार्थक अर्थ होने चाहिए, और अर्थ तो निकले, साथ साथ में उसके साथ जिस प्रसंग में आप बात कर रहे हैं उस प्रसंग में ही अर्थ निकलना चाहिए। फिर तीसरा हमने देखा आकांक्षा, तो आकांक्षा में क्या है कि आपका जो एक वाक्य जो लिख रहे हैं, आप पूरा प्रॉपर वाक्य लिखें, उसमें किसी भी क्रिया या फिर शब्द या कर्ता जो भी है कर्म, उसमें किसी में भी कमी नहीं रखें, क्योंकि अगर आप कमी रखते हैं किसी भी शब्द में, पद में, तो आपका क्या होता है, पूरा जो सेंटेंस वाक्य लिखा रहता है वो अधूरा सा लगता है और पूरा प्रॉपर उसका अर्थ नहीं निकलता। तो फिर चौथा हमने देखा था निकटता, निकटता में हमने देखा कि ये ऐसा तत्व होता है कि जब आप वाक्य में इस तत्व का प्रयोग करें तो आप प्रॉपर कहाँ पर ठहराव है, कहाँ पर विराम चिन्ह लगना चाहिए, कहाँ पर आपको क्या कहते हैं पूर्ण विराम लगना चाहिए, तो ये प्रॉपर आपको लगाना आना चाहिए, जिससे कि आपका वाक्य सही बन सके। फिर हमने चौथा तत्व देखा पदक्रम, आप अपने वाक्य को बनाते समय पदों के क्रम को भी निश्चित रखें। आप अगर अपने पद क्रमों को क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उससे भी आपका सेंटेंस जो रहेगा वो क्या नहीं होगा, प्रॉपर नहीं बन पाएगा। लास्ट हम देखते हैं अन्वय, तो अन्वय से क्या है कि क्रिया, जो क्रिया है, पुरुष है और या लिंग, इन सब के आधार पर ही आप क्या करें, अपने पद जो शब्द हैं, पद हैं, उनको प्रॉपर जमाएं। तो ये हमने वाक्य के क्या पढ़े हैं, गुण पढ़ लिए हैं, तत्व पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है। अब आते हैं वाक्य के भेद या फिर अंग। देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा, अलग वाक्य के नॉर्मल प्रकार पूछेगा तो उद्देश्य, जिसे कि सब्जेक्ट होता है, और एक क्या होता है, विधेय। विधेय मीन्स होता है प्रेडिकेट्स, है ना। एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट्स होता है। तो अब ये 2 हैं, लेकिन अगर जैसे कोई कुछ आधार पर, रचना के आधार पर भेद पूछे तो फिर वो अलग हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल है ना, या तो इसे अंग भी, अंग के नाम से भी आ सकता है या फिर भेद के नाम से भी। तो वाक्य के 2 भेद हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। पूरा सेंटेंस जब वाक्य बनता है तो उसमें एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। तो हम वही देखेंगे क्या है। चलिए देखते हैं। उद्देश्य क्या है कि
कि उद्देश्य जिस वाक्य के बारे में कुछ बात की जा रही है, जिस विषय के बारे में क्या हो रही, कुछ बात की जा रही है। आप कोई भी जैसे कि वाक्य लिख रहे हैं, अगर उस वाक्य में जिस मतलब कि जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस विषय को ही हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलते हैं। जैसे कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कि गुरुजी ने कल छुट्टी रखी थी, है ना, तो गुरुजी के बारे में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। आपका विषय क्या है, गुरुजी है कि गुरुजी ने रखी थी कल छुट्टी, तो वो गुरुजी जो है वही आपके क्या है, उद्देश्य कहलाएंगे। तो आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वही विषय आपका क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है। और ये जो उद्देश्य वाक्य का वह अंग अगर हम प्रॉपर कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। क्या कहा जाता हो, जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब देखिए, आप उद्देश्य के उदाहरण भी देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, है ना। जैसे कि एक उदाहरण है, राकेश अखबार बेचता है। अब देखिए, इसमें आप उद्देश्य बताइए हमको। राकेश अखबार बेचता है, तो इसमें आप हमको उद्देश्य बताइए, जल्दी से बताइए, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए बताइएगा इसका, आप भी सबके आंसर लिखिए कि इसमें उद्देश्य क्या है, बताइए। आपको समझ आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे और इसके आंसर भी देंगे। ठीक है, हमें ऐसी आपसे चलिए बताइए इसका उद्देश्य क्या है। तो राकेश, हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था कि राकेश अखबार बेचता है, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसमें उद्देश्य जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, राकेश, है ना, क्योंकि राकेश बेच रहा है अखबार। कौन बेच रहा है, राकेश। तो राकेश क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम देखें सेकंड क्या है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेल रहा है क्रिकेट, विराट कोहली खेल रहा है, तो इसमें उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि गुलशन पहाड़ चढ़ता है, तो कौन चढ़ रहा है, गुलशन चढ़ रहा है, तो गुलशन हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं कि मोना सब्जी बेचती है, कौन बेच रहा है, मोना बेच रही है, तो मोना क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। फिर ऊंट बोझा ढोता है, तो ऊंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप भी प्रॉपर सही आंसर लगा रहे होंगे, हम ऐसी आशा कर सकते हैं आपसे। ठीक है। तो उद्देश्य क्या होगा कि जिसकी बात चल रही है वही क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा भी है कि इन सभी में उदाहरण में जैसे राकेश हुआ, विराट कोहली, गुलशन, मोना, ऊंट, ये सभी विषय के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ही हम इसको क्या बोल देते हैं, वाक्य का ये क्या है, उद्देश्य है। ये क्या थे, वाक्य के उद्देश्य थे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए उद्देश्य के भेद। अब उद्देश्य तो हमने देख लिया कि जिसके बारे में बात चल रही है तो वो उद्देश्य हो सकता है। अब उद्देश्य के भी दो प्रकार होते हैं। उद्देश्य के दो प्रकार में सबसे पहले होता है कर्ता। कर्ता मीन्स क्या है कि जो कर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो जो कर्म कर रहा है वो भी क्या हो सकता है, उद्देश्य में कर्ता का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है। अभी हमने देखा था कि राकेश क्या कर रहा था, पेपर बेच रहा था या अखबार बांट रहा था, तो राकेश क्या था, कर्ता था, तो कर्ता वो क्या बन गया था, उद्देश्य। फिर दूसरा अगर हम देखें प्रकार, तो कर्ता का विशेषण या फिर कर्ता से संबंधित शब्द, या तो कर्ता का विशेषण मीन्स क्या होता है, उसकी कोई विशेषता हो सकती है, या फिर कर्ता से संबंधित अगर कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम नाम की जगह कोई और शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो ये है ना, इस टाइप से, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी जैसे मेरा है ना, या फिर तुम्हारा, जैसे कि तुम है ना, ये अगर आप किसी का प्रॉपर नाम नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह पर इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा ऐसा भी लिख रहे हो तो भी वो क्या कहलाता है, वो उद्देश्य ही कहलाएगा। ठीक है। तो इसके ये दो भेद होते हैं, किसके, उद्देश्य के। आप लिखते हुए साथ में चलिएगा।
फिर देख लेते हैं हम, अब आता है विधेय। विधेय क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट्स कहते हैं। आप इंग्लिश में भी ग्रामर अगर करते होगे तो उसमें आपने ये वर्ड सुन रखे होंगे, ठीक है। अब ये जो प्रेडिकेट्स मतलब विधेय होते हैं वो क्या होते हैं कि जब किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, विधेय कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, अब हमने लिखा था कि राकेश क्या कर रहा था, अखबार बेच रहा था, है ना। हमने पढ़ा था राकेश अखबार बेचता है, तो राकेश तो क्या हो गया था, हमारा उद्देश्य हो गया था। अब जो बचा हुआ है अखबार बेचना, अखबार बेचना क्या हो जाएगा, उसका विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका विधेय हो जाएगा। मतलब कि जब किसी उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी लिखा मतलब कहा जाता है उसी को, मतलब कि जो उद्देश्य के बारे में बोल रहा है ना, वो सब क्या कहलाता है, वो सारा सब कुछ विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने इसके भी कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण क्या है, पूनम पूनम किताब पढ़ती है। बताइए, अब इसमें बताइए हमको कि इसमें विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। बताइए, इसमें उद्देश्य और विधेय बताइए कि पूनम किताब पढ़ती है में उद्देश्य और विधेय क्या है। इसमें उद्देश्य क्या आ जाएगा, तो इसमें उद्देश्य आ जाएगा पूनम। क्या आ जाएगा, इसमें उद्देश्य पूनम है। अब पूनम क्या कर रही है, तो किताब पढ़ रही। पूनम क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो ये जो सारा है बचा हुआ किताब पढ़ना, क्या किताब पढ़ना, ये पूरा क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, विधेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये विधेय बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, पूरा विधेय बन जाएगा, ठीक। तो ये अब जो उद्देश्य के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं वो सारा विधेय। तो इसमें विधेय क्या है, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन खेल रहे, सचिन क्या होगा, उद्देश्य। बचा जो क्रिकेट खेलना, तो वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे नानी कहानियाँ सुनाती हैं, तो नानी तो क्या है, हमारा उद्देश्य है, और कहानियाँ सुनाना क्या कहलाएगा, हमारा विधेय कहलाएगा। फिर आता है वह बहुत दूर स्कूल जाता है। कहाँ, वह, तो वह जो है वो तो उद्देश्य हो जाएगा, और वो क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाना क्या कहलाएगा, हमारा विधेय कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, ठीक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, तो पढ़ाता है, ठीक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। अब ये जो कक्षा में पढ़ाना है क्या कहलाएगा हमारा, तो कक्षा में पढ़ाना ही क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब जैसे लिखा है नेता रैली में भाषण देते हैं, तो नेता तो उद्देश्य हो गए, और रैली में भाषण कौन दे रहे हैं, नेताजी, तो भाषण देना क्या हो जाएगा, उसका विधेय हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप चाहें तो इन क्लासों को फिर से लेके आप एक बार और प्रॉपर और स्पीड को अगर तेज करके या स्लो करके, आपको जैसे भी देखना है एक बार और देख लीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल कम्प्लीटली मतलब प्रॉपर आपको पूरा तरीके से समझ भी आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार आप इस क्लास को चलाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य था कि जिसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी को हम उद्देश्य बोल रहे थे। और फिर उस उद्देश्य के बारे में आप जो कुछ भी बोल रहे हो, तो उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, विधेय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विधेय बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि इसमें हमने देखी थी क्रिकेट खेलना, कहानियाँ सुनाना, है ना, स्कूल जाता है, कक्षा में पढ़ता है, भाषण देना, ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे विधेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे। फिर अगर हम देखें तो वाक्य में जब उद्देश्य को अलग कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वाक्य में जो भी शब्द शेष बचते हैं वो सारे विधेय कहलाते हैं। अगर आपको ईजिली समझना है तो ऐसा बोल सकते हो कि जब वाक्य में उद्देश्य को अलग कर दिया जाएगा और उद्देश्य का आपको पता चल जाता है, तो उसके बाद जितना भी कुछ शेष बचेगा वो सभी क्या कहलाता है, तो वो सभी हमारा विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, वो सभी विधेय कहलाता है, ठीक है। फिर देखा हमने विधेय के 6 भेद होते हैं। विधेय के कितने भेद होते हैं, तो विधेय के 6 भेद होते हैं। देखिए आप कौन कौन से होते हैं, तो विधेय के कितने भेद होते हैं,
6 होते हैं। अब 6 में कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले है क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया के आधार पर विधेय बताएंगे, फिर उसका क्रिया विशेषण, फिर उसका कर्म क्या है, फिर कर्म या फिर कर्म के विशेषण या फिर कर्म से संबंधित कोई शब्द बोला जा रहा हो, या फिर पूरक या फिर पूरक के विशेषण। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी हमारे विधेय के 6 भाग कहलाते हैं। क्या है? विधेय को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, या पूरक या फिर पूरक के विशेषण। ये सारे क्या हैं? विधेय के क्या हैं? भेद हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे दी गए जितने भी उदाहरण थे इसमें, तो इसमें से देखो उद्देश्य तथा विधेयक को समझते हैं अपन। उद्देश्य क्या है और विधेयक क्या है। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, बच्चा दूध पीता है, तो सबसे पहले जो बच्चा है ये तो हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। अगर वहीं हमने देखा कि दूध पीता है ना, तो ये दूध पीता है क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है। तो दूध पीता क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा, जबकि बच्चा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें लाल घोड़ा हरी घास खाता है, तो जो लाल घोड़ा है ये क्या है? हमारा उद्देश्य है। और ये क्या खा रहा है? तो ये हरी घास खा रहा है। क्या खा रहा है? ये हरी घास खा रहा है। तो ये जो हरी घास है वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वाक्य के बारे में? तो आज हमने वाक्य के बारे में एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है। आज हमने पढ़ा कि वाक्य किसको कहते हैं? तो जब किसी शब्द समूह से पूरी बात जो है समझ आ जाए, ऐसा शब्द समूह प्रयोग करें आप जिससे पूरी बात समझ जाए, उसको हम वाक्य बोल देंगे। फिर हमने वाक्य की परिभाषा देखी कि कुछ शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे कि कोई अर्थ प्रकट होता हो, उसको हम वाक्य कह देते हैं। तो हमने फिर क्या देखी? वाक्य की परिभाषा देखी। अगर वाक्य की परिभाषा में हम एक और देखें तो शब्दों के सार्थक मेल से ही बनने वाली जो इकाइयाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वाक्य कहलाती हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि वाक्य के कितने गुण होते हैं या कितने तत्व होते हैं। तो वाक्य के हमने 6 गुण पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 6 गुण पढ़े हैं। वाक्य के 6 गुण या तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला हमने पढ़ा था सार्थकता। सार्थकता क्या बोला था? कि हर एक वाक्य सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, अतः सभी वाक्यों में क्या पाई जाती है? सार्थकता पाई जाती है। मतलब कि वाक्य में कोई ना कोई आप लिख रहे हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए। फिर हमने देखा योग्यता। तो आपका जो वाक्य कोई अर्थ दे रहा है तो वो अर्थ भी कैसे देना चाहिए? जिस प्रसंग में आप उस वाक्य को लिख रहे हैं उसी प्रसंग में उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। फिर हमने देखा तीसरा तत्व आकांक्षा। आकांक्षा मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी अगर किसी शब्द या पद की कमी रह जाए तो उससे क्या होगा? वो वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो आप प्रॉपर किसी भी शब्द में या वाक्य में कमी ना रहने दें, तो जिससे क्या हो? वो पूरा वाक्य प्रॉपर हमें समझ आएगा, हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं। तो ये तीसरा तत्व क्या हो गया था? आकांक्षा। फिर चौथा हमने देखा निकटता। निकटता में मतलब कि आप किसी वाक्य को लिख रहे हैं तो उसमें कहाँ पर ठहराव आना चाहिए, कहाँ पर विराम चिन्ह आना चाहिए, कहाँ पर कोमा आना चाहिए, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अगर आप एक वाक्य में प्रॉपर लगा रहे हैं तो आप जिस संदर्भ में आपने वो वाक्य बनाया होगा तो उस संदर्भ में पक्का उसका सही करेक्ट अर्थ निकल जाएगा। और अगर आपने उसके प्रॉपर जो विराम चिन्ह वगैरह हैं उनका प्रयोग नहीं करते हो तो फिर वो आपका जिस आप सेंस में वो वाक्य बनाया है हो सकता है उस वाक्य का वो अर्थ ना निकले। ठीक है। फिर हमने 5वां हमने देखा था पदक्रम था। 5वां तत्व क्या था? पदक्रम था। मतलब कि जब वाक्यों को आप बना रहे हो, कोई भी वाक्य को बना रहे हो तो उसमें आप जो पदों के क्रम है वो निश्चित होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। क्योंकि आगे पीछे अगर
किसी को किसी शब्द को रखते हैं तो आगे पीछे रखने से क्या होगा कि वो उसका सही अर्थ नहीं देगा। तो इसलिए हर एक पद को, हर एक शब्द को प्रॉपर अच्छे से आप रखें आपके वाक्य में, जिससे कि क्या हो, उस पूरे वाक्य का सही सही अर्थ निकल सके और जो आप जिससे ये वाक्य बोल रहे हैं वो भी उसका सही सही अर्थ निकाल सके। फिर हमने देखा था अन्वय। अन्वय में क्या बोला कि जो भी लिंग, वचन या पुरुष के आधार पर आप क्रिया की जो प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, जिससे कि आपके जो वाक्य बना है उसमें जो आप पुरुष, लिंग या वचन आप प्रयोग कर रहे हैं उससे आपकी क्रिया, मतलब क्रिया द्वारा जो क्रिया आप लगा रहे हैं तो उससे आपका जो भी जो पुरुष या लिंग आपने प्रयोग किया है उसका प्रॉपर अर्थ निकल सके। जैसे कि स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग वाली ही क्रिया का प्रयोग करें, है ना, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग वाली क्रिया का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा, जैसे बहुवचन के साथ बहुवचन वाली क्रियाओं का प्रयोग करें, है ना, एक वचन वाली के साथ एक वचन वाली क्रियाओं का प्रयोग करें, जिससे आपका पूरा वाक्य क्या रहे, बिल्कुल सही बने, प्रॉपर बने। फिर हमने देखा कि वाक्य के भेद, तो वाक्य के दो भेद बताएं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य क्या था कि ऐसे वाक्य जिनका क्या हो, जिनके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं वही विषय, वही कर्ता क्या कहलाने लगता है, वही उद्देश्य कहलाता है। जबकि उद्देश्य के अलावा जितना भी आपके, अच्छा, उद्देश्य भी दो प्रकार के थे, एक कर्ता जो कि उद्देश्य था, और फिर या तो कर्ता की कोई विशेषता लिख रहे हैं आप या फिर उससे संबंधित कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। फिर जो आपने पूरा वाक्य लिखा है उसमें उद्देश्य को छोड़कर बाकी जो शेष जो भी बचता है वो सारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। अब जैसे कि विधेय में भी हमने देखे कि विधेय के, ठीक है, विधेय ये तो हो ही गया था कि विधेय क्या कहलाता है। फिर विधेय के भी 6 भेद होते हैं, एक क्रिया के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म विशेषण के आधार पर, पूरक के आधार पर और पूरक विशेषण के आधार पर, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें से कुछ वाक्य थे जिसमें आपने बनाए कि कौन सा शब्द क्या है और क्या नहीं है। तो अब हम आपको 2-3 शब्द लिख के देंगे और आप हमको क्या करोगे, आप हमको प्रॉपर ये बताइएगा कि ये शब्द जो हैं इनमें से वाक्य क्या है और उद्देश्य क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको जल्दी से दे देते हैं, ठीक। चलिए पहला हम लिखते हैं आपके लिए, आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप लिखें ना, हमने आपको होमवर्क में दे रहे हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका ये क्या है, होमवर्क है, ठीक है। पहला वाक्य हम लिख रहे हैं, इसमें आपको उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा और इसका जो विधेय क्या है वो लिख के बताइएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, मेरा भाई बुद्धिमान है। 1 सेकेंड रुकिए, बुद्धिमान है, ठीक है। इसमें बताइएगा कि उद्देश्य क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या देंगे, दूसरा लिख के देते हैं, दूसरा बताइएगा। दूसरा है, तुम्हारे मित्र सुरेश को, आप देखना इसमें गलत करेंगे आप लोग, सब लोग इसमें हो सकता है गलत भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो वो इसको प्रॉपर सही भी करेंगे, है ना। तो बताइएगा, ठीक है। तुम्हारे मित्र सुरेश को बुखार है, ठीक है। इसमें हमको बताना कि क्या विधेय है और क्या उद्देश्य है। फिर तीसरा,
तीसरा बताइएगा। तीसरा 3 ही होमवर्क में हम आपको 3 ही देंगे और बताइए, ठीक है। क्या है? सीमा चाय बना रही है, ठीक है। चलिए, ये तीनों आपके क्या है? होमवर्क में है। और इन तीनों सेंटेंस में हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या उद्देश्य है और क्या क्या इसका क्या है, क्या उद्देश्य और क्या विधेय है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसका अगला पार्ट जो है आगे इसके आधार पर मतलब कितने प्रकार से इसको बांटा गया है और किन किन आधार पर इसके प्रकार हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और इसका जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लाके 6ठी क्लास में हम आपको करवाएंगे। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसको भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको जाते समय आप क्लास को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात होती है। तो आप आज से हमारी क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। और अभी तक आप कोई न्यू हमसे हमारे चैनल से जुड़ा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने चाहे व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा, कहीं पर भी सब जगह आप हमारी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा कंटेंट कैसा लगा, आज की हमारी क्लास कैसी लगी, ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिर हम कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और जाते जाते हम आपको बता दें कि कल से आपकी एमपी टेट की ईबीएस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। तो आप इस क्लास को भी लीजिए और इसमें भी हम आपको पूरा थ्योरिकल पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। आप इसके भी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कल से आपकी ईबीएस की क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।